स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। दोस्तों, पिछले कई एपिसोड से हम हमारे गेस्ट के साथ बात कर रहे हैं और आप लोगों में से कई लोग ये जानना चाहते होंगे। हालांकि मैंने अपने पहले एपिसोड में उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन कई लोग जानना चाहते होंगे कि जो मैं उनसे पॉलिटिक्स के ऊपर, माइथोलॉजी के ऊपर या फिर सोशल इश्यूज़ के ऊपर सवाल कर रहा हूँ, आखिर किस हैसियत से मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ। ऐसी क्या उनको नॉलेज है या ऐसा क्या वो जानते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्यों मैं उनसे इस सारी चीज़ों के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो आज का जो एपिसोड है, और ये एपिसोड हम आगे भी बढ़ाएंगे उनके साथ, क्योंकि एक एपिसोड में ये सारी बातें हो नहीं पाएंगी। आज का एपिसोड हमारे गेस्ट के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर है, उनकी लाइफ के ऊपर है। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि उनकी पर्सनल लाइफ क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या क्या चीज़ें, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। और इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग उनसे सवाल पूछेंगे, उनके पर्सनल लाइफ के ऊपर, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर। तो चलिए उनको बुलाते हैं और करते हैं उनका स्वागत। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो में आने के लिए। और थैंक यू। आज का शो जो है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि आज के शो में हम किसी दूसरे टॉपिक पे नहीं, हम आपकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। आपके बारे में बात करेंगे कि मतलब आपने जब पढ़ाई की, या जब आपको बाहर जाने का मौका मिला, या जिस तरह से ड्रामा से, थिएटर से आप एसोसिएट हुए, तो उस दौरान आपके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि बाहर जाने का मौका सबसे पहले कैसे मिला। बाहर जाने का मौका तो चाइना जाने का मौका मिला। चाइना में स्कॉलरशिप मिली, स्कॉलरशिप के से ही गया था। तो क्योंकि इंडिया में जब था दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाइनीज कोर्स कर रहा था, चाइनीज कोर्स के साथ नाटक भी कर रहा था, तो नाटक करते हुए चाइनीज कोर्स कर रहा था। उसके बाद वो चाइना जाने की स्कॉलरशिप थी, तो स्कॉलरशिप ने अप्लाई किया। तो उसका इंटरव्यू वगैरह जो भी हुआ, एग्ज़ाम वगैरह, तो इंटरव्यू में उन्होंने पूछा था कि चाइना क्यों जाने चाहते हो और चाइना में क्या करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादातर लोग जो है चाइना में स्टडी के लिए चाइनीज़ हिस्ट्री, चाइनीज़ पॉलिटिकल थिंग्स और पॉलिटिक्स, इन सब पे रिसर्च करने वाले या वो लोग जाते थे। या कुछ बहुत कम थे जो तिब्बती उस पे जाना चाहते थे, रिसर्च वगैरह कर रहे थे। तो मैंने उनको जो अपना इंटरेस्ट बताया कि थिएटर है और मैं चाइनीज़ थिएटर और उसको देखना चाहता हूँ। तो मेरा सिलेक्शन उस थिएटर के बेस पे पहला सिलेक्शन हुआ, जो आर्ट के नाम पे हुआ। वरना से पहले कोई भी आर्ट या उस पर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरा सिलेक्शन जो हुआ था वो थिएटर के लिए हुआ, और मेरे को मौका मिला चाइना जाने का। और चाइना में मैंने फिर थिएटर में, थिएटर इंस्टीट्यूट था जहाँ एकेडमी, ड्रामा एकेडमी, उसमें एडमिशन लिया। तो वहीं कोर्स किया फिर। तो इसका मतलब कि थिएटर में या ड्रामा में जो आपका इन्फ्लुएंस था, वो उससे पहले से था, शायद कॉलेज के टाइम से। कॉलेज के टाइम से बहुत पहले, वो बचपन से ही था। वो जब मैं प्राइमरी या एलिमेंट्री इसको आजकल बोलते हैं, प्राइमरी स्कूल में था, तो उस टाइम स्कूल में एनुअल फंक्शन होता था। तो एनुअल फंक्शन में बच्चे नाटक वगैरह करते थे। तो मैं तो उस टाइम छोटा था, तीसरी में था या ऐसे था। तो पांचवी के जो बच्चे थे, फिफ्थ क्लास के, वो लोग नाटक किए थे, एक पृथ्वीराज चौहान। तो उस नाटक को देख के मुझे भी लगा कि हमें, मुझे भी करना है। तो फिर जब मैं पांचवी में पहुंचा तो हमारे स्कूल का नाटक की तैयारी हो रही थी, तो मेरे को अशोक का रोल मिला। अशोक का जो नाटक था, अशोक पे कर लेते, तो उस पे रोल मिल गया। तो हमें जाना था, जो बड़ा स्कूल था, जिसको बड़ा स्कूल बोलते, सेकेंडरी स्कूल में, वहाँ पे जाना था। लेकिन फिर सेकेंडरी स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो गई, चाहे तो चेयरमैन की वाइफ की डेथ हो गई, तो वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो नहीं जा पाए। लेकिन जब मैं सेकेंडरी स्कूल में पहुंचा तो नाइन्थ में ही मैंने फिर ज्वाइन कर लिया थिएटर। और जो स्कूल में एनुअल फंक्शन वगैरह होते थे, तो उनमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। तो स्कूल में ही शुरू हो गया था नाटक। तो नाटक की शुरुआत तो प्राइमरी स्कूल से ही शुरू हो गई थी, और सेकेंडरी स्कूल तक आते आते जो है स्टेज पे फिर शो शुरू कर दिए थे, स्टेज वगैरह पे। और फिर उसके बाद कॉलेज में कॉलेज ग्रुप वगैरह ज्वाइन किया। तो यहाँ कोई प्रोफेशनल जैसे एनएसडी वगैरह ऐसी जगह भी कुछ काम किया है, कि मतलब बस कॉलेज स्कूल में ही ड्रामा का एक्सपीरियंस था। नहीं, कॉलेज इंडिया में तो सिर्फ कॉलेज में नाटक किए, स्कूल में नाटक किए। उसके बाद अमेच्योर ग्रुप वगैरह या सेमी प्रोफेशनल ग्रुप टाइप में काम किया। तो श्री राम सेंटर पे, मंडी हाउस वगैरह में शो किए, बहुत सारी जगह पे शो किए, बहुत सारे नाटकों में पार्टिसिपेट किया। लेकिन कोई कोर्स नहीं किया, एनएसडी वगैरह का कोई कोर्स नहीं किया।
तो हमारे साथ के काफ़ी लोग उस टाइम जो है वो एनएसडी में एडमिशन ले लिए थे, और काफ़ी लोग उसमें चले गए थे जो आजकल फिल्मों वगैरह में चले गए हैं और टीवी सीरियल वगैरह में काम कर रहे हैं। मैंने फिर वहाँ से वो ना करके चाइना जाने का प्रोग्राम जब बन गया, तो चाइना जाने में ज़्यादा अच्छा समझा कि चाइना में थिएटर किया जाए। तो फिर चाइना जाके थिएटर जो है प्रोफेशनल जो स्कूल था, जो एकेडमी ऑफ ड्रामा है, सेंट्रल एकेडमी में, वहाँ पे एडमिशन लिया, और वहाँ से फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, पोस्ट ग्रेजुएशन। अच्छा अच्छा। तो चाइना में जब आपने ड्रामा कराया तो आपने एज एन एक्टर ड्रामा किए हैं, या यहाँ पर इंडिया के अंदर एज अ डायरेक्टर भी काम किया है, मतलब डायरेक्ट भी किए थे? इंडिया में भी डायरेक्ट, इंडिया में कॉलेज टाइम में हमने अपना ग्रुप बनाया था, जो इंटर कॉलेज कंपटीशन होते हैं उसमें जाते थे, इंटर कॉलेज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे। तो उसमें जो है कोई प्रोफेशनल डायरेक्टर जो है, हम खुद ही डायरेक्ट करते थे, खुद ही एक्ट करते थे। तो इस तरह से ग्रुप बना के, तो मैं एक्टिंग भी करता के साथ ही डायरेक्शन भी करता था। तो राइटिंग भी करनी पड़ती थी कई बार, क्योंकि खुद ही नाटक लिखते थे, खुद ही करते थे, खुद ही एक्टिंग करते थे। तो एक उस टाइम में वो इंटर कॉलेज कंपटीशन में वो होता है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू में क्या होता है, 10 मिनट पहले टॉपिक मिलता था। अब 10 मिनट पहले टॉपिक पे हमारी टीम इंतजार करती थी, टॉपिक मिलने के बाद उसी टाइम सोचना होता था, 10 मिनट के अंदर सोच के पूरी इसकी बना के, और 10 मिनट के अंदर हमें स्टेज पे जाना होता था। तो उसमें ना तो हमारे पास टाइम होता था लिखने का, ना टाइम होता था कुछ करने, लेकिन हम आपस में ग्रुप में सब तैयारी कर लेते थे कि भाई किसने क्या बोलना है, किसने किस तरह का रोल करना है। तो उससे बहुत प्रैक्टिस हो गई लिखने की, और बहुत तेजी से प्रैक्टिस करने की। तो 10 मिनट के अंदर हम पूरा स्टेज पे 10 मिनट का शो कर लेते थे। तो उसमें बहुत बार अवार्ड भी मिला, इनाम भी मिले। इंटर उसमें कंपटीशन वगैरह में हमने बहुत सारे कॉलेजों में किया। उसके बाद स्ट्रीट स्ट्रीट प्ले को शुरू हुआ था, स्ट्रीट प्ले किया, बहुत से कॉलेज में जा जा के सड़कों पे स्ट्रीट प्ले करते थे। तो उस तरह से बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया था नाटक का। तो उसका बहुत काम, वो एक्टिंग में बहुत काम आया, और लिखने में और डायरेक्शन में बहुत काम आया, कि हम बहुत तेजी से सोचने लगे कि कैसे करना है। 10 मिनट के अंदर हमें हर चीज़ तैयार करनी है, हमें उसकी मूवमेंट भी तैयार करनी है, डायलॉग भी तैयार करने हैं, और थीम भी तैयार करना है कि किस बात पे करेंगे। क्योंकि उन्होंने तो एक टॉपिक दिया, सिर्फ एक सेंटेंस दिया, उस सेंटेंस में हम कहानी क्या डालेंगे, वो कहानी भी उसी टाइम सोचनी है। तो वो बहुत मतलब इसमें मजा बहुत आता था कि एकदम दिमाग में कहानी लानी पड़ती थी कि इस लाइन पे क्या कहानी हम लेंगे, और इस लाइन पे हम किस तरह से हम करेंगे। तो वो 3-4 के ग्रुप हम लोग होते थे, उसमें फटाफट सोच के और उसको करते। तो उसको डायरेक्शन वगैरह भी उस टाइम से ही कर रहा था मैं। अच्छा। तो जब चाइना गए तो किस टाइप के, अच्छा यहाँ पर जब डायरेक्शन, जब ड्रामा करते थे तो हर नाटककार का एक कोई वो होता है, एक स्पेशल थीम होती है जिसके ऊपर वो ज्यादा वो होता है, जैसे आपका साहित्य हो गया, या कोई मतलब काल्पनिक कहानियां हैं, या नॉन फिक्शन है, या थ्रिलर है, या सस्पेंस है, या किस टाइप का, या रोमांटिक है। तो कौन सा जो ड्रामा का वो है जॉनर है आपको सबसे ज्यादा पसंद है? इंडिया में जब सेमी प्रोफेशनल टाइप ग्रुप वगैरह से करते थे, तो उस टाइम जो कोई फिलोसॉफिकल चीज जो है, जो होती थी, उन पे ज्यादा जोर रहता था, उन पे ज्यादा काम किया। उसमें एक नाटक था बहुत अच्छा, रोशनी एक नदी है, वो नाटक शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, करने वाला शायद कम है। उसमें बहुत फिलोसॉफिकल था वो, उसमें बहुत अच्छी फिलोसफी थी। तो उस नाटक को मैंने डायरेक्ट भी किया, उसमें मैंने कई रोल भी किए। तो वो काफ़ी फिलोसफिकल था। उसके बाद एक और नॉवल था, उस पर भी नाटक किया, वो भी बहुत फिलोसफिकल टाइप था, तो उस पर ज़्यादा ध्यान था। तो शुरू में इंडिया में झुकाव जो था फिलोसफिकल चीज़ों पे ज़्यादा था। लेकिन चाइना पे जाने के बाद जो है फिर जो सोशल चीज़ें थी, सोशल, खासतौर से स्पेशल वुमेन्स लिबरलाइजेशन, उस पे ज़्यादा ध्यान गया, उस पे काफ़ी काम किया। क्योंकि चाइना में जिस राइटर पे मैंने थीसिस लिख कर काम किया, उस उनके जो नाटक थे वो वुमेन लिबरलाइजेशन के ऊपर थे। तो उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ा। उसके बाद मैंने जो है काफ़ी नोवेल नोवेल और लिटरेचर पढ़ा वुमेन लिबरलाइजेशन के ऊपर, और उसके बाद उस पर ज़्यादा काम किया। तो उसमें चाइना में चाइनीज जो वुमेन्स थी, उनके लिबरलाइजेशन के जिस तरह से नाटक लिखे गए, उन पे काम किया, उस पर रिसर्च की, उनके तो उसमें फिलोसॉफिकल चीज भी होती थी, और साथ में मनोवैज्ञानिक चीज होती थी।
तो उन तीनों दोनों चीजों का विश्लेषण करना पड़ता था कि मनोविज्ञानी को उसका, और सोसाइटी और समाज को भी देखना पड़ता था कि कैसा समाज था, किस सोसाइटी में वुमेन्स के ऊपर कैसे कैसे होती हैं, किस तरह से वुमेन्स अपनी, जो मूवमेंट चला था वुमेन लिबरलाइजेशन का, आज भी अभी चल ही रहा है, लेकिन वो मूवमेंट जो चला उस मूवमेंट का असर चाइना के सोसाइटी में बहुत बड़ा दिखता था। तो उन नाटकों को मैंने ज्यादा किया। तो आपने चाइना में यहाँ के जो उपन्यास हैं, यहाँ की जो कहानियां, उन पर भी ड्रामा कराए हैं? हाँ, चाइना में रामायण पे भी किया है, रामायण किए थे। रामायण का जब शो हुआ तो अम्बेसी के लोग भी आए थे काफी, और वो किया, रामायण किया। उसके बाद मोहन राकेश का नाटक था जो, क्या नाम है, आषाढ़ का एक दिन, उसका भी शो किया, आषाढ़ का एक दिन नाटक भी किया। और एक फ्रेंच नाटक भी किया था, रेड हेरिंग, वो इंग्लिश में किया था। वो उसमें करीब 4-5 कंट्रीज के लोगों को इकट्ठा करके, आर्टिस्टों को, तो वो इंग्लिश में किया था। तो फ्रेंच नाटक भी किया, लेकिन इंडियन नाटक रामायण और आषाढ़ का एक दिन दोनों किए थे वहाँ चाइना में। अच्छा और उसके अलावा दूसरे चाइनीज वगैरह जो थे। अच्छा अच्छा। तो हम्म। यहाँ के जो उपन्यास हैं, यहाँ की जो कहानियां हैं, माइथोलॉजी हैं, उस पर वहाँ के जो एक्टर्स हैं उनसे प्ले करवाने में क्या क्या मुश्किल आए? क्योंकि क्या होता है, हर कंट्री का एक एक्सप्रेशन अपने तरीके का होता है। अब अगर आप यहाँ की माइथोलॉजी है, यहाँ का वो चाहते हो एक्सप्रेशन, तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि ये किस तरह का है। तो वो इतने आसानी से क्या समझ पाया उस चीज को, या कैसे मतलब किया नहीं, उसको? इसमें टाइम लगता है, थोड़ा मुश्किल तो होता है, क्योंकि एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज में पूरी तरह से, तो जब ट्रांसलेशन होता है तो उसमें पूरी बात नहीं हो पाती, उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो लेकिन उनको थोड़ा सा बता के, एक्टिंग करके कि भाई ठीक है, तुम्हारे को समझ नहीं आया तो थोड़ा सीख लो, एक्टिंग से ही कर लो, ताकि तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन तो आ ही जाए, फेस एक्सप्रेशन। लेकिन वो चाइना के आर्टिस्ट जितने भी थे, वो क्योंकि प्रोफेशनल थे, प्रोफेशनल स्कूल में पढ़ रहे थे, प्रोफेशनल थे, तो इसलिए इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो भी जो है दूसरे मतलब विदेशी नाटकों पे काम लिख करते थे और सब, तो इतना इतना दिक्कत नहीं हुई कि वो सब अमेच्योर टाइप नहीं थे, वो सब प्रोफेशनल थे। तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो उनको समझाना पड़ता था, उनको थोड़ा अपने कल्चर के बारे में, थोड़ा उनको हर चीज़, उसको जो है ना, किस तरह से हम उठते बैठते हैं, किस तरह से वो हमारा व्यवहार होता है, वो थोड़ा सा समझाना पड़ता था। तो चाइना आप कौन से साल में गए थे? चाइना तो मैं 1990 में गया था। तो 1990 से 1997 तक चाइना में, 7 साल, 97 तक मैं चाइना में वहीं इंस्टीट्यूट में था, सेंट्रल एकेडमी ऑफ ड्रामा में। तो 7 साल ड्रामा एकेडमी में ही मैंने जो रिसर्च वगैरह जो किया वहीं से किया वो। अच्छा। तो हम्म। जिस समय आप गए थे 1990 में, तो उस समय जब चाइना गए तो पहली बार एक तो बाहर गए थे, तो यहाँ की जो कंट्री उस समय, इंडिया का जो सिचुएशन थी, जो इंडिया का जो माहौल था, वहाँ जाके क्या मतलब डिफरेंस लगा कि चाइना का उस समय डेवलपमेंट का स्टेटस क्या था, जो इंडिया जितना मतलब माहौल था, या चाइना का जो माहौल था? नहीं, चाइना उस टाइम इंडिया से काफी पीछे था। उस टाइम का चाइना और आज के चाइना में बहुत फर्क है। चाइना ने कम से कम 100 गुना तेजी से, अगर माना जाए तो उस तरह से तेजी से उन्होंने किया है, क्योंकि जिस टाइम हम चाइना में गए उस टाइम चाइना में गरीबी देखने को मिलती थी, वहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं था, तो लोगों की तनख्वाहें बहुत कम थी, पूरा कम्युनिस्ट रूल था। उनके जो है स्टूडेंट्स जो है, उनके पास कोई खास ऐसे अच्छे कपड़े या ड्रेसेस नहीं होती थी, वो एक एक ही ड्रेस में उसी में रहते थे, लंबे लंबे कोट, गर्म सर्दियों में सब हरे रंग के कोट या नीले रंग के बड़े बड़े कोट पहनते थे। तो खाने पीने की भी जो दुकानें थी, प्राइवेट दुकानें, प्राइवेट बिजनेस कुछ नहीं था, सब गवर्नमेंट की शॉप थी, गवर्नमेंट की दुकानें थी। तो रेस्टोरेंट भी नहीं थे, रेस्टोरेंट भी जो थे वो गवर्नमेंट के ही थे, जो मैस हम्म। की तरह से या कैंटीन की तरह से होते थे, वहाँ पे भी लाइन लग के और उसमें मिलता था खाना। तो उसके लिए स्टूडेंट्स को कूपन वगैरह मिलते थे, सस्ते मिल जाएगा जिससे खाना। तो उस टाइम का चाइना और आज के चाइना में तो बहुत फर्क हो गया। उस टाइम का चाइना इंडिया से बहुत पीछे इवन था। मेरे वहाँ। भी कुछ दोस्त थे जो चाइना पहले गए हैं, मेरे टीचर भी जब थे, मैं चाहे पढ़ रहा था चाइना चाइनीज, तो वो बताते थे कि उस समय तो जैसे चाइनीज लोग थे, तो फॉरेनर्स जैसे इंडिया से जाते थे या कहीं से फॉरेनर आए हुए थे पढ़ने,
तो एक फॉरेनर्स के लिए अलग शॉप होता था जहाँ इंग्लिश हाँ 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 सिगरेट वगैरह मिलती थी, तो हाँ हाँ चाइनीज हाँ लोग उन्हीं से मंगवाया करते थे कि हमारे लिए भी हाँ। लेके आओ। वो हमारे साथ जो था, उनको तो शॉप में जाने भी नहीं देते थे, तो वो चाइनीज जो होते वो बोलते थे हम भी साथ जाएं, तो साथ में तो हम ले जा सकते थे कि साथ में हमारे जा सकते थे एक दो लोग, तो कई बार साथ ले जाते थे उन लोगों को। तो उस दुकान के अंदर उन लोगों को जाना भी अलाउड नहीं था, काफी एरिया थे जहाँ पे फॉरेनर्स के लिए थे, उनको चाइनीज को अलाउड नहीं था, तो वहाँ पे ही सामान मिलता था हम लोगों को। बाकी जगह पे तो वो चाइनीज सामान ही मिलता था, लेकिन हमें कुछ स्पेशल चाहिए तो वहीं पे मिलता था। उसको वो हम्म, काफी बड़ी शॉप थी, उसका नाम फ्रेंडशिप स्टोर। तो अब पता नहीं वो फ्रेंडशिप स्टोर रहा नहीं रहा, लेकिन फ्रेंडशिप स्टोर हर फॉरेनर्स को पता था, फ्रेंडशिप स्टोर में हर कोई खरीदारी करने जाता था। तो अब तो सिचुएशन बदल गई, अब तो उस चाइना समय पूरा शायद ओपन हो गया। चाइना में पता नहीं अब ऐसा होता है कि नहीं होता, बट उस समय जैसे हमें पढ़ाया गया था कि क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है तो वहां पर सबको बराबर समझते थे, तो उनको एड्रेस जो करते थे एक दूसरे को वो कॉमरेड बोल के एड्रेस करते थे। हाँ, वो कॉमरेड करके करते थे, लेकिन अब शायद बदल गया, अब वो चीज़ खत्म हो गई है। वो जो है ना, थोड़ा वेस्ट का वो असर पड़ गया है, इंग्लिश का काफ़ी असर है, तो अब वो चीज़ें नहीं है, वो कॉमरेड वगैरह वाली बात खत्म हो गई। अब जो है वो दूसरे वेस्टर्न तरीके में है। तो वो चीज़ें पहले थी, पहले तो कॉमरेड ही हर एक को कॉमरेड बोल के बात होती थी आपस में, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही। हम्म। हम्म। तो जब चाइना में ड्रामा वगैरह कराए थे तो कुछ ऐसा महसूस हुआ कि इंडिया के जो उपन्यास हैं या साहित्य हैं, वहाँ का जो साहित्य है या वहाँ के जो एक्सप्रेशन है या वहाँ के जो थिएटर है, उसमें क्या डिफरेंस लगा, मतलब क्या फर्क लगा? नहीं, फर्क ये था कि इंडिया का इतना प्रोफेशनल नहीं था जितना चाइना का प्रोफेशनल था। चाइना में अमेच्योर थिएटर तो था ही नहीं, अमेच्योर कुछ भी ना, सब प्रोफेशनल था, क्योंकि गवर्नमेंट फिक्स कर देती थी किसको क्या पढ़ना है और किसको क्या करना है। तो उनके लिए एक तो ये फायदा था कि अगर वो थिएटर स्कूल से, मतलब ड्रामा स्कूल से अगर उन्होंने ग्रेजुएशन किया, तो उनको गवर्नमेंट के ही ट्रुप होते थे, ड्रामा ट्रुप, उनमें नौकरी मिल जाती थी। तो जो फिल्म बनती थी वो भी गवर्नमेंट की, जो नाटक कंपनियां थी वो भी गवर्नमेंट की, तो उनको दिक्कत नहीं होती थी, तो सारे ही प्रोफेशनल थे उसमें, अमेच्योर के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी। तो इसलिए बहुत प्रोफेशनलिज्म था वहाँ पे नाटक में। दूसरा क्या है कि इंडिया में डायरेक्शन कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है। अब पता नहीं हुआ है नहीं हुआ, लेकिन इंडिया में जब तक हम थे तो कोई ऐसा कोर्स नहीं था कि इसमें डायरेक्शन तो ये थी कि जो एक्टर 5-7 साल कर लेता था वही फिर डायरेक्शन करने लगता था, वही डायरेक्टर हो जाता था। तो एनएसडी में ऐसा कोई कोर्स नहीं था, वो एक्टिंग कोर्स ही था, और उसी में वो थोड़ा बहुत होता था तो करते होंगे। लेकिन चाइना में क्योंकि इनका जो सिस्टम था वो पूरा का पूरा ना रशियन सिस्टम लिया था, और रशियन सिस्टम जो है उससे उन्होंने उसी स्टाइल में पूरा अपना यूनिवर्सिटी बनाई थी। तो इसलिए रशियन का बहुत उस पर इंफ्लुएंस था, रशियन का जो है रियलिज्म, उसका बहुत बड़ा असर था। तो उस टाइम रशियन इन्फ्लुएंस में ही होता था, और जितने भी हमारे टीचर थे वो ज़्यादातर सब रशिया से पढ़ के आए हुए थे। हमारे जो प्रिंसिपल थे वो भी रशिया से ही करके आए थे, हमारे टीचर अधिकतर रशिया से, तो जितना भी हमारा कॉन्टेक्ट था वो रशिया के लोगों से ज़्यादा था। तो इसने रियलिज्म और उस पर प्रोफेशनलिज्म पे बहुत काम हुआ, तो बहुत प्रोफेशनल थे। और डायरेक्शन एक प्रोफेशन अलग माना जाता है, तो एक्टिंग से अलग है, आपको एक्टिंग आए ना आए, लेकिन जो डायरेक्शन है उस एक्टिंग से अलग मान के उसमें हमें बहुत सारी अलग चीजें सीखनी पड़ती है कि डायरेक्शन करते वक्त हमें क्या क्या देखना है, किस किस पॉइंट पे चलना है। तो एक डायरेक्शन को पूरा प्रोफेशनल वो बना रखा था उन्होंने। तो वो इंडिया में इतना प्रोफेशनल नहीं है डायरेक्शन। डायरेक्शन आज इंडिया में भी कोई एक्टर 2-4 प्ले करता है, उसके बाद वो खुद ही डायरेक्शन देने लगता है, खुद ही वो थोड़ा बहुत करता है, लेकिन वहाँ पे पूरा उसका कोर्स है डायरेक्शन के लिए। तो उसमें जो है थोड़ा प्रोफेशनलिज्म है वहाँ, और इंडिया में इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है। हाँ, क्योंकि नॉर्मली फिल्म मेकिंग अगर देखी जाए तो फिल्म मेकिंग में कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि ये कैमरा है, ये फ्रेम इसी तरह से जाएगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर कैसे भी ले लेते हैं फ्रेम को, जबकि उसके अंदर हाँ। सेट स्टैंडर्ड होता है कि ये फ्रेम ऐसे ही शूट होगा, ये शॉट जो है वो इधर ही से लिया जाएगा, लाइट इसी हम्म। साइड से आनी चाहिए, उसके सब चीज़ों के स्टैंडर्ड बने हुए हैं फिल्म मेकिंग के। हम्म। हमारे यहाँ में बहुत फ्लेक्सिबल है लेकिन कई बार फ्लेक्सिबल भी बहुत अच्छा होता है, उसमें बुराई नहीं है, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, इतना रिजिड भी नहीं होना चाहिए। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज जरूर है, अगर एक चीज है कि आपका नॉलेज है उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है, तब तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी काम आती है। लेकिन आपका नॉलेज नहीं है, सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी है, तो उसमें आप गलत कर सकते हो, उसमें कुछ सही, उसमें वो अच्छा उसका वो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो हम्म। पहले तो प्रोफेशनलिज्म पे जाओ, उसके बाद फिर जो है थोड़ा रिलैक्स हो जाओ।
तो हम्म। इसलिए चाइना में जब हम करते थे तो उसमें बहुत रिजिड था, उसमें काफी कुछ प्रोफेशनलिज्म था। फिर बाद में हमने जो है थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लिया है। और फ्लेक्सिबिलिटी लाने के बाद जो फिर मैंने आगे नाटक किया उसमें जो एक्सपेरिमेंटल थिएटर, जिसको बोला जा सकता है एक्सपेरिमेंटल थिएटर, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटल थिएटर किया, उसके बाद हम लोगों ने एक और थिएटर पे काम किया था जो एब्सक्योर थिएटर। अभी इंडिया में एब्सक्योर थिएटर पे इतना काम नहीं होता जितना हमने उस पे काम किया। एब्सक्योर थिएटर, एब्सक्योर थिएटर जो है एब्सक्योर आर्ट, फ्रांस से और उधर से यूरोप से शुरू हुआ। उसमें पेंटिंग्स और जितना भी है एब्सक्योर पेंटिंग और ये सब आए। उसके बाद उसका असर थिएटर पे पड़ा और हम लोगों ने उसका थिएटर पे उसको इस्तेमाल किया एब्सक्योर का। तो उसमें जो है उसको करने में बहुत इंटरेस्ट होता था, एब्सक्योर करने में। उसमें कुछ क्लियरिटी नहीं होती थी और सोचना पड़ता था कि पूरा नाटक देखने के बाद भी आदमी सोचता रहे कि क्या किया, क्या हुआ, क्या था, और उसका जो पॉइंट है वो कहाँ है। तो इतना सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट बहुत होता है लोग ऑब्सक्योर थिएटर में। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। तो उस टाइम हम लोगों ने फिर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ऑब्सक्योर थिएटर, एक्सपेरिमेंटल थिएटर पे काम किया। तो शुरुआत रियलिज्म से की, रियलिज्म को सीखा, रियलिज्म के बाद फिर धीरे धीरे अपने को दूसरे फील्ड में ओपन किया। तो जैसे फॉरेनर्स जाते हैं दूसरी कंट्री, तो कई बार क्या होता है वहाँ मूवीज कोई बन रही होती हैं तो उसमें एक छोटा मोटा रोल फॉरेनर्स को दिए जाते हैं। जैसे हम्म, कोरिया में भी ऐसा बहुत होता है, इंडियंस को दे देते हैं। तो कभी आपके हम्म। साथ ऐसा हुआ किसी मूवी में छोटा मोटा रोल का कुछ? हाँ, बहुत रोल किए हैं उसमें छोटे छोटे, क्योंकि हमारा तो स्कूल प्रोफेशनल स्कूल था, तो वो लोग सीधे वहाँ पे वो लोग हैं सीधे हमारे स्कूल में ही आते थे। तो हमारे इंस्टीट्यूट से, एकेडमी से ही वो लेके जाते थे, तो हम जितने थे तो उनको काफ़ी काम मिल जाता था। और टीवी शो और स्टेज शो वगैरह बहुत मिल जाते थे। तो उसमें क्योंकि जो वहाँ पे अमेच्योर तो था ही नहीं, तो प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से हम लोगों को जो है पेमेंट वगैरह भी होती थी और उसी हिसाब से हम लोगों को काम होता था। तो बहुत सारे टीवी शो के मेरे उसमें फोटो है, वो न्यू ईयर ईव के जो प्रोग्राम होते थे उसमें पार्टिसिपेट किया है। और बहुत सारे इंटरव्यू भी टीवी पे हुए हैं। उसके बाद फिल्मों में छोटे छोटे रोल काफ़ी किए एज ए फॉरनर। तो हम्म। वो तो काम काफ़ी किया है। अच्छा। और क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स में भी कुछ इंटरेस्ट रहा है कॉलेज के टाइम में? कहीं स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व होते हैं कहीं? क्योंकि ऑल जो स्टूडेंट पार्टी होती है वो भी कहीं ना कहीं मेन जो पार्टीज हैं उन्हीं से जुड़ी होती हैं। कभी पॉलिटिक्स का कुछ हुआ है कॉलेज में, कुछ इंटरेस्ट या कुछ पार्टिसिपेशन? इंडिया में, चाइना में? इंडिया में। इंडिया में पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था उस टाइम में। यूनियन का इलेक्शन भी लड़ा, स्कूल में भी हम लोग, हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती थी, स्कूल की पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ा। और उसके बाद हमारे यहाँ स्कूल में पार्लियामेंट डिबेट होती थी। पार्लियामेंट में जिस तरह से पार्लियामेंट होती है उस तरह से हम लोगों का पूरा एक प्रोग्राम होता था। हफ्ते में 10-15 दिन में एक बार हमारी पार्लियामेंट मीटिंग होती थी, उसमें इसी तरह से अपोजिशन और वो सब बैठते थे और उस तरह से हम, तो उसका कंपटीशन भी होता था। ऑल ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन भी होता था स्टूडेंट पार्लियामेंट का। उसमें भी मैंने अवार्ड लिया था, डिबेट के भी अवार्ड लिए, तो उसमें इंटरेस्ट था। और मैं कॉलेज इलेक्शन भी लड़ा, कॉलेज इलेक्शन जब कॉलेज में था तो इलेक्शन लड़ा, लेकिन हार गए थे। लेकिन इलेक्शन लड़ा, उस टाइम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था। और जो लोकल पॉलिटिक्स थी हमारे इलाके की, एरिया की, उसमें भी पॉलिटिशियन से रिलेशन थे, उनके साथ काम किया। तो उसमें भी इंटरेस्ट था, पॉलिटिक्स में भी। लेकिन क्योंकि थिएटर में आने के बाद फिर पॉलिटिक्स से छूट गया, और फिर चाइना जाने के बाद तो इंडियन पॉलिटिक्स से बिल्कुल नाता टूट गया। तो अभी इतना पॉलिटिक्स में वो नहीं रहा, लेकिन पहले पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, पॉलिटिक्स और थिएटर दोनों में इंटरेस्ट था। हम्म, हम्म। तो कभी थिएटर में कोई पॉलिटिकल प्लॉट बनाने की नहीं सोची कि कभी कुछ उसके ऊपर कोई ड्रामा किया जाए किसी पॉलिटिकल उसके ऊपर, थीम के ऊपर? पॉलिटिकल थीम के ऊपर हम छोटे छोटे स्किट कॉमेडी किए हैं, क्योंकि जो ऐसे टॉपिक मिलते थे कि 10 मिनट में बनाना है और 10 मिनट में करना है, टॉपिक मिल जाए तो उस पर करना होता, तो उसमें कई बार हम पॉलिटिक्स चीज़ों को ले लेते थे और उस पर हम थोड़ी कॉमेडी वगैरह कर लिया करते थे। तो एक ऐसे वाक्य हुआ था कि टॉपिक मिल गया एक कौवे की मौत। अब ऐसा टॉपिक मिल गया कि एक कौवे की मौत क्या करें उस पे, तो एकदम फटाफट दिमाग में लाए और हमने एक प्रोग्राम बनाया कि एक आदमी, हम हमारे ग्रुप में एक आदमी ने देखा कौवा मर गया, वो चिल्लाने लगा मर गया मर गया मर गया। दूसरे ने कहा कौन मर गया, उसने कहा अरे मर गया, अरे मर गया। उसके बाद अफवाह फैल गई अरे वो हिंदू मर गया। फिर उसके बाद दूसरी तरफ फैल गई मुसलमान मर गया। फिर उधर वो सिख खड़े हो गए, अरे कोई सिख तो नहीं मर गया। फिर वो दंगे शुरू हो गए। और सारे दंगों के बाद जब वो पुलिस वुलिस आई और बाद में पता लगा कि एक कौवा मरा था, एक कौवे की मौत हुई थी, जिससे पूरे
अफवाहें फैल गई उसमें, वो हिंदू मुस्लिम सिख सारे उसमें कूद पड़े, आपस में सब झगड़ पड़े। और बाद में जब पता लगा तो कौवे की मौत। तो एकदम उसी टाइम वो पॉलिटिकल एक चीज समझ में आई कि ये हम्म। दंगे होते हैं, ये अफवाहों पे होते हैं। अब कहीं कुछ चीज हुई है, पता नहीं वो हुई है नहीं हुई है, लेकिन उस पर दंगे हो जाते हैं, तो उसको एकदम हमने कैच किया और फटाक से उस पर नाटक कर दिया। तो इस तरह से पॉलिटिकल काफी चीज की है। हम्म। और जो ये हमारी मैथोलॉजी है, जो हमारे ग्रंथ हैं गीता वगैरह, जैसे गीता के ऊपर आप कुछ लिख रहे थे, तो उसमें कहाँ से इंटरेस्ट आया आपको कि गीता के ऊपर लिखने का? और ऐसी ये चीज कब से मतलब थी इसके बारे में, मतलब आपका इंटरेस्ट? गीता का और मेरा संबंध जो है बचपन से ही है। जैसे थिएटर का है वैसे ही गीता का भी संबंध है। हमारे स्कूल में गीता कंपलसरी थी। गीता जो है वो ले जाना कंपलसरी था। तो प्राइमरी स्कूल से ही जो था, एलिमेंट्री स्कूल से हम लोग, एक छोटी पॉकेट गीता होती थी वो रखनी जरूरी होती थी, और प्रेयर में गीता का पाठ जरूर होता था। तो गीता उस टाइम तो समझते नहीं थे, इतना ही था कि बस पढ़नी है तो पढ़ ली जाती थी, और वो जो है टीचर जो है स्टेज पे थोड़ा उसका भावार्थ वगैरह कर देते थे, तो हम समझ में आए ना आए। लेकिन गीता जो था हमारे यूनिफॉर्म का एक हिस्सा था। अगर गीता पॉकेट में नहीं है तो स्कूल में एंट्री नहीं कर सकते, वो स्कूल से वापस भेज देते घर जाओ। तो इसलिए गीता लेके चलते थे। तो हम स्कूल से, छोटे प्राइमरी स्कूल से, गीता तो साथ रखते थे। तो वो एक आदत हो गई थी गीता साथ रखने की। तो गीता तो फिर बड़े जब एलिमेंट वहाँ पे सेकेंडरी स्कूल में, तब भी वहाँ गीता का पाठ होता, गीता साथ रखनी पड़ती थी। तो इसलिए प्राइमरी स्कूल से लेके सेकेंड स्कूल टाइम तक गीता तो साथ रही। फिर उसकी आदत पड़ गई तो वो कॉलेज टाइम में भी रहने लगी। और फिर उसके बाद गीता का काफी इस थिएटर में भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया, उनके श्लोक वगैरह नाटक में थोड़ा इस्तेमाल किए। और उसके बाद गीता मेरे साथ हमेशा ही रही। तो उसमें इंटरेस्ट बनता गया, और उसके बाद उसको फिर मैंने ढंग से भी पढ़ना शुरू किया कि उसमें अर्थ क्या है। क्योंकि बचपन में तो इतना समझ नहीं आता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको सोच समझने की कोशिश की और उस पर काम करना शुरू किया। हम्म। तो मतलब आपने जैसे पॉलिटिक्स में वहां पर इंडिया में काफी पार्टिसिपेशन किया था, तो अभी जब पॉलिटिक्स को देखते हैं तो क्या लगता है कि कहाँ फेल हो रही है पॉलिटिक्स उस समय की पॉलिटिक्स से और अभी की पॉलिटिक्स में? क्या डिफरेंस आ गया है कि अब जो है इतना कुछ मतलब होता है पॉलिटिक्स के अंदर? अभी मीडिया का भी पार्टिसिपेशन बहुत, पहले तो शायद पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा मीडिया इन्वॉल्व नहीं होता था, अभी तो मीडिया भी बहुत इन्वॉल्व होता है। तो क्या फर्क आ गया है पॉलिटिक्स में उस टाइम से लेके इस टाइम तक? देखो उस टाइम तक जो था पॉलिटिक्स, अब आज का मैं, क्योंकि इंडिया में इतना न्यूज़ से ही देखा है, न्यूज़ से ही पता लगता है। लेकिन हम जब लोग थे तो हमारे संबंध हर एक पार्टी के लोगों से अच्छे रहते थे। हमारे दोस्तों में आरएसएस के लोग भी थे, संघ के लोग भी थे, बीजेपी के लोग भी थे, और कांग्रेस के लोग भी थे, सभी होते थे। और हम लोगों की अच्छी दोस्ती होती थी, एक दूसरे से बात करते थे, और ऐसा कोई वो था नहीं। तो मैं भले ही कांग्रेसी विचारधारा हो, लेकिन मैं संघ के उस प्रोग्राम में भी जाता था। संघ का सेमिनार वगैरह होते थे उसमें भी गया। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे संघ के लोग, और वो मेरे को अपनी बातें बताते रहते थे, उनकी बातें भी सुनते रहते थे, कांग्रेसी लोगों से भी बातें होती रहती थी। तो उस टाइम जो था ना, मेल मिलाप हुआ करता था, उसमें दुश्मनी वाली कोई बात नहीं थी। इलेक्शन के टाइम में सिर्फ हम आपस में बात करते थे, लेकिन वैसे दोस्ती थी, और दोस्ती में हम लोग एक दूसरे के जाते भी थे, उनके विचारों भी सुनते थे, उनके पार्टिसिपेट भी कर लेते थे। तो ऐसा नहीं है कि हम पार्टिसिपेट ही ना करें। संघ का प्रोग्राम होता था, संघ के दोस्त ले जाते थे कि अरे चलो हमारे साथ चलो, वहाँ पे सुबह सेमिनार होगा, दोपहर में लंच होगा, शाम को उसमें टी पार्टी होगी, तो चलो भाई खाना भी खाएंगे, वहाँ पे चले जाते थे। तो ऐसा कुछ नहीं था कि दुश्मनी हो जाए या उस पर हम बहुत झगड़ा करें। तो अपनी अपनी विचारधारा होती थी, लेकिन कोई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा इस तरह का पॉलिटिकल झगड़ा नहीं होता था इतना, जो अब शायद सुनने में आ रहा है कि इवन ज्यादा झगड़ा हो रहा है। रिलीजन को लेके भी, जैसे मेरे भी कई जान पहचान के हैं जो बताते हैं, उस समय तो ये था कि दिवाली पे जो है पड़ोस की मुस्लिम औरतें घर पे आके पूरियां तल रही हैं, हेल्प करा रही हैं हम्म। खाने में। तो धर्म को हाँ, लेके भी इतना कुछ नहीं था तब। इतना कुछ नहीं था उस टाइम। ये सब चीजें बाद में बढ़ी हैं, उस टाइम इतना कुछ नहीं था उस टाइम। मतलब उस समय ना तो। ये कहते थे कि हिंदू मुस्लिम के ऐसा नहीं था कि अलग अलग कम्युनिटी हैं, सब साथ में ही रहते थे। एक सोसाइटी है तो उसमें मुस्लिम भी रह रहा है, हिंदू भी रह रहा है। हाँ, अब हमारे कॉलेज में, मैं खालसा कॉलेज में था, तो खालसा कॉलेज में सिखों का था, लेकिन हमारे मुसलमान भी थे और सिख भी थे और हिंदू भी थे, और सब हम अच्छे दोस्त थे। तो मुसलमानों की दोस्त से अच्छी दोस्ती थी। हमारे प्रोफेसर थे, मुसलमान थे, बहुत अच्छे थे। उनका भाई भी हमारे साथ पढ़ता था, तो उनके साथ अच्छे संबंध थे। हम लोग साथ घूमने जाते थे, कैंटीन में साथ खाना खाते थे।
तो ऐसी कोई बात नहीं थी उस जमाने में, अब लेकिन तो अब कुछ माहौल आधे बदलता लोग जा तो रहा मुझे लगता है कि आज के टाइम में इसीलिए मास कॉम नहीं करना चाहते कि उसकी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया। है। वही। अब जो है ना, पॉलिटिक्स और उसमें काफी फर्क आ गया। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। बल्कि हमने तो, जैसे हम कॉलेज में इलेक्शन लड़ते थे तो हम दोनों उसमें आरएसएस वालों और उनसे भी समर्थन मांगते थे कि भाई तुम हमारा कुछ मदद कर दो, और कांग्रेस वालों को भी कहते थे तुम हमारी मदद कर दो। हम इंडिपेंडेंट लड़ते थे और दोनों से ही मदद मांग लेते थे कि जैसे भी हो, किससे भी मदद मिल जाए, हमारे को किससे लेना देनी है, हमारे को जीतना है बस। तो ये एक वो रहता था कि भाई जीतना है, बाकी चाहे कांग्रेस की सपोर्ट मिल जाए, चाहे जनता दल की सपोर्ट मिल जाए, बीजेपी की सपोर्ट मिल जाए, किसी की मिल जाए, हमने यूनियन का इलेक्शन जीतना है, बस ये एक मोटिव होता था। तो इस तरह की दुश्मनी या वो नहीं हुआ करती थी उस टाइम, ऐसे धर्म पे कोई मतलब हेल्दी दुश्मनी या वो हेल्दी नहीं थी। पॉलिटिक्स थी तब। हेल्दी पॉलिटिक्स इस टाइम इतनी वो थी। थोड़ी गुंडागर्दी हुआ करती थी, गुंडागर्दी या जो बाहुबली लोग टाइप होते थे वो होते थे, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के नाम पे दंगे नहीं होते थे। हम्म। राजनीतिक गुंडागर्दी वगैरह होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, मारपीट होती थी, लेकिन राजनीतिक उनके विचारधाराओं के आपस में टकराव नहीं होता था। बाकी जो इलेक्शन में होते ही था पहले, बूथ हम्म। कैप्चरिंग और लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाती थी, लेकिन उसका असर पॉलिटिकल पार्टियों के करता हूँ उन पर नहीं पड़ता था ज्यादा। हम्म। और जब थिएटर किया, जैसे आपने इंडिया में भी किया है, चाइना में भी किया है, बाद में फिर जापान आके वहां पर भी किया थिएटर, तो तीनों जगह के अंदर थिएटर में आपने क्या डिफरेंस, मतलब थिएटर इन द सेंस उनके लिटरेचर या उनका जो थिएटर है, चाइना का थिएटर है या इंडिया का जो थिएटर है या जो जापान का थिएटर है, इनके लिटरेचर में या इनके जो लिखा हुआ है वर्क है, उसमें क्या डिफरेंस देखे? मैं चाइना, चाइना के बाद सिंगापुर, सिंगापुर के बाद जापान, तीनों जगह काम किया, और इंडिया में चार, अगर टोटल किया था तो चार जगह काम किया। तो सिंगापुर में, चाइना के बाद सिंगापुर, सिंगापुर में मैं जो था वो वहाँ पे तमिल थिएटर, तमिल कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है, इंडियन कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है, वो लोग तमिल वगैरह में करते थे, लेकिन मैं जुड़ा था चाइनीज थिएटर से। तो मैं चाइनीज में करता था सिंगापुर में, चाइनीज और इंग्लिश थिएटर जो था बाइलिंगुअल, चाइनीज इंग्लिश, उसमें काम करता था। तो उनका चाइना में चा, चाइनीज थिएटर में जो है वो प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा था उसमें। मेरे पास नहीं मैंने नहीं, जिन मैं थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रहा, उनके उपन्यास में, उनके साहित्य में और हमारे साहित्य में और जापान के साहित्य में, उनका भी तो साहित्य के ऊपर काम किया होगा ना, उनमें क्या हाँ, डिफरेंस है? साहित्य में खास नहीं डिफरेंस मिलेगा। साहित्य में तो देखो कि अपनी अपनी पृष्ठभूमि है। जैसे चाइना की जो प्रॉब्लम है वो चाइनीज लोगों ने लिखी है, उन पे जैसे वो ल्यूशुन है, ल्यूशुन ने जो है चाइनीज समस्याओं के ऊपर काफी लिखा है। जैसे हमारे यहाँ प्रेमचंद ने, तो प्रेमचंद की जो है हम बराबरी करते हैं कि लूशुन, अगर लूशुन चाइना का है तो इंडिया का प्रेमचंद है। इस तरह से हर कंट्री में कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो सोशल चीजों पे लिखते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर। और कुछ जो होता है रोमांटिज्म वगैरह पे लिखते हैं। जापान में जो है उसका ज्यादा असर वो है जो कॉमिक्स पे, कॉमिक्स वगैरह सोशल कॉमिक्स पे ज्यादा असर है उनका। और चाइना का जो लिटरेचर है उसमें लूशियन वगैरह उस टाइम में थे, आजकल तो दूसरे टाइप में भी शुरू हो गया, अब तो दूसरा भी है, लेकिन इंडियन लिटरेचर का इन्फ्लुएंस चाइना पे काफी रहा है, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का काफी इन्फ्लुएंस रहा है, और लोग जानते भी हैं उनके उनके लिटरेचर को पढ़ते भी हैं। तो चाइना ऐसा कोई खास नहीं है, सब जगह अपने अपनी एक वो माइथोलॉजी है या अपना सोशल वो है, उसके हिसाब से लिखते हैं। तो हर जगह पे अपने अपने सोशल उसमें ही लिखा हुआ है, ऐसा कोई खास फर्क नहीं दिखता। चाइना की, जैसे हमारे यहाँ भी थिएटर में कुछ ऐसे नाटककार भी होते हैं जो कि मंटो जैसे हैं, जो कि मतलब बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में, गाली गलौज में भी लिखते हैं, क्योंकि उस सोसाइटी में वही देख रहा है। तो उस चाइना जापान के नाटकों में भी वैसा लिखा हुआ है, उसी तरीके से रॉ लैंग्वेज लिखते हैं वो लोग भी। नहीं, चाइना में पहले तो नहीं था, क्योंकि चाइना में तो कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल था और बहुत ज़्यादा ओपन नहीं था, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी। तो हमने एक नाटक कर रहे थे जो फ्रेंच नाटक था, रेड हेयरिंग में ऐसी बात थोड़ी बहुत थी, कुछ इस तरह का ओपनिंग भी थी, और कुछ उनकी जो क्या कह सकते हैं आइडियोलॉजी कुछ है वो बहुत ओपन टाइप की आइडियोलॉजी थी। तो उसको नाटक को एक्चुअली मेरा प्रोफेसर कर रहे थे, उसको प्रोफेसर ने परमिशन ले ली थी चाइनीज गवर्नमेंट से, और तैयारी हो गई थी, फ्रेंच राइटर से भी परमिशन मिल गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन उसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट अचानक परमिशन कैंसिल कर दी, उस नाटक की नहीं दी वो परमिशन।
तो फिर क्योंकि हम एकेडमी में तो कर सकते हैं, स्टूडेंट के लिए तो कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको तो वो कोई कंट्रोल नहीं करता। तो फिर मैंने उस नाटक को मैंने किया, जो मैंने बताया कि 5 देश के लोगों को लेकर और इंग्लिश में नाटक किया। तो उस नाटक को फिर मैंने अपने हिसाब से अपने उसमें किया। तो इस तरह से रिस्ट्रिक्शन थी वहाँ पे। चाइना में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थी उस टाइम, अब है नहीं है पता नहीं, हो रिस्ट्रिक्शन तो अब भी होगी वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ओपन हो। और जापान में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इस तरह का वो नहीं है, गाली गलौज वाला माहौल नहीं है कि गाली गलौज ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी में गाली गलौज होती नहीं है ना। सोसाइटी में देखो, जब सोसाइटी में गाली गलौज होगी तो भी आपको गाली गलौज दिखाओगे ना उसमें, सोसाइटी में। जब सोसाइटी में गाली गलौज नहीं होती तो वहाँ पे गाली नहीं, गलौज का इस्तेमाल नहीं। क्योंकि मैं जैसे जब कोरिया में था तो कोरिया के जो मूवीज देखो या कोरिया की जो ड्रामास वगैरह भी देखो, या उसमें तो काफी इस तरह की लैंग्वेज जो है, रॉ लैंग्वेज यूज होती है। नहीं, जापान में इस तरह की लैंग्वेज इतना इस्तेमाल नहीं होती हर है, नहीं, क्योंकि कोरिया में भी जैसे क्या है, जैसे जापान का भी अपना, हर एक कंट्री का अपना एक वो होता है ना, माफिया होता है। हम्म, जापान में शायद याकूजा है, कौन है जो उनका गैंग, याकुजा है वो। तो उनकी जो लेकिन देखो, गैंगस्टर वाली टाइप की मूवीज होती हैं उनमें तो गाली गलौज होती ही है। नहीं, जापान में गाली गलौज, वो गैंगस्टर भी गाली गलौज नहीं करते। यहाँ की एक सोसाइटी अलग है, क्योंकि यहाँ पे गाली गलौज बस छोटा सा, जैसे जैसे एक शब्द है बाका, बाका यारो। बाका यारो मतलब कि फूल, बेवकूफ, इडियट, इस तरह की चीज है। तो इतना तो उसमें कोई वो गाली नहीं है। अब हम्म। जैसे आम आदमी बोलेगा, वो ज्यादा बोले बाका, जनरली बोलते नहीं है, लेकिन वो गाली के लहजे में बोलेगा, अरे बाका यारो। तो बाका यारो मतलब एक गाली हो गई। लेकिन अगर उसको ढंग से देखो तो बाका का मतलब कि गधा है तू या बेवकूफ है तू, इस तरह है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं, उसमें बड़ी गाली या जैसे हमारे यहाँ होती है गाली, उस तरह की गाली गलौज यहाँ नहीं होती। हम्म। तो इसलिए इतना यहाँ के याकूजा वगैरह भी, एक तो आपको पता ही नहीं लगेगा याकूजा है कौन, सोसाइटी में पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो लोग बहुत सिंपल रहते हैं, और वो लोग कहीं जाते आते हैं तो ज्यादा झगड़ा दंगा कुछ नहीं करते, वो बहुत अच्छा, अपने उन। ये उज्बेकिस्तान में मैंने सुना था, और यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि जो उनके लोकल माफिया ग्रुप हैं, वो एक तरह से समझ लो कि एक सेमी गवर्नमेंट वाला काम भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका मकान पे कब्जा हो गया है और वो गवर्नमेंट छुड़ा नहीं सकती, तो आप ऐसे में उन माफिया के पास जाते हैं, वो आपसे कुछ पैसा या कुछ लेके आपकी हेल्प करते हैं, वो उन मकान को छुड़वाना या हम्म, इस तरह के हम्म। कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उनको करवाना, वो वही करते वो हैं। इंडिया में भी होता है वो तो, लेकिन चाइना जापान वगैरह में नहीं होता ये, इस तरह के। वहाँ जो यहाँ जो याकूजा है उनका काम एक फिक्स है, वो जो जहाँ जहाँ काम, इनका जो मेन बिजनेस है ना, वो अपने मेन बिजनेस पे ही ध्यान देते हैं, वो इधर उधर के झगड़ों में पड़ते नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि खामा खा पुलिस की नज़रों में या गवर्नमेंट की नज़रों में आए। तो उनके जो 3-4 फील्ड हैं जिसमें वो रहते हैं, एक तो उनका जो मेन है उसमें गैम्बलिंग, जितने भी जो चलते हैं गैम्बलिंग के वो हैं, उनमें काफी उनका वो रहता है। वही लोग ज्यादातर उसमें रहते हैं, गैम्बलिंग वाला है। तो उसमें परमिशन है, उसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे लड़ाई झगड़ा कुछ होता नहीं है। वो वहाँ पे है, या थोड़ा सा जो प्रोस्टिट्यूशन टाइप का काम है उसमें है, या नाइट क्लब्स वगैरह होते होंगे। नाइट क्लब्स वगैरह उनमें है। तो लेकिन वो कुछ कहते नहीं है, अगर आदमी वहाँ पे कुछ ना करे तो वो भी लोग कुछ दंगा वगैरह झगड़ा वगैरह नहीं करते, खुद नहीं करते अपनी तरफ से, क्योंकि वो नहीं चाहते पब्लिक के बीच में ये बात उठे। वो अपने आप को एक उसमें शेडो में रखते हैं, अपने मतलब को वो अलग जैसा रखते हैं। चाइनीज से जापानीज फिल्मों में दिखाते हैं वैसे नहीं होते वो। नहीं, जैसे नहीं होते, ऐसे नहीं होते। यहाँ पता ही नहीं लगेगा, तुम्हारे साथ कोई खाना भी खा रहा है तो पता नहीं लगा क्योंकि वो याकूजा चाइनीज का फिल्मों आदमी में है तो कौन है। देख के ऐसा लगता है कि रास्ते पे चलते हर बंदे को कुंफू कराटे आता है। नहीं नहीं, ऐसा तो ना चाइना में है ना यहाँ पे है। वो तो फिल्म में दिखाते हैं, वो तो इंडियन फिल्म में भी जो एक्शन मूवी है उसमें हर कोई और आदमी जो है एक्चुअली में मुझे लगता है वहां पर चाइना जापान में तो जिनको प्रोफेशनल आता है कुंफू कराटे, वो लोग तो कभी लड़ते भी नहीं है। नहीं, उसको तो उनको वो लेनी पड़ती है ना, उसको प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, उसको ओथ लेनी पड़ती है। जब सीखने से पहले ही ओथ होती है कि आप उसका जो है अटैक नहीं करेंगे, जब उसको सेल्फ उसके डिफेंस के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। या जो अपने गेम, जैसे जो तुम्हारे जो कंपटीशन वगैरह है गेम वगैरह उसमें, तो उसमें तो पहले ही ये ओथ लेनी पड़ती है ना, ऐसे सिखाते नहीं है। तो इसलिए वो चीज़ जो दिखाते हैं फिल्मों में वो चीज़ तो होती नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने कुंफू वगैरह किया हुआ है, लेकिन किसी का पता भी नहीं लगेगा कुंफू का है या नहीं है, करते हैं नहीं करते, लेकिन इस तरह का कोई वो नहीं है। अच्छा अच्छा।
हम्म। तो आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं, और उसमें से कुछ फिक्शंस पे भी हैं, कुछ पोलिट सोसाइटी के उस सोशल इश्यूज पे भी हैं, और कुछ जो है वो थोड़ी सी मतलब साइंटिफिक फैंटेसी टाइप की भी बुक्स हैं। तो हम वो हम्म। बुक्स के बारे में और उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपसे पूछेंगे। उसके ऊपर भी काफी सारी चीजें हैं जो पूछनी है, तो वो नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। ये एपिसोड हम अभी यहीं ठीक खत्म करते हैं। बहुत बहुत ठीक है। शुक्रिया। थैंक थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद।